जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत सारे लोगों को बहुत ही टफ लगता है, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में एकदम सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है समझाया था। आपको पता है कि वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव कारण दो कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। पहला होता है अक्षीय स्थिति और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति। तो अक्षीय स्थिति में हमने आपको समझा दिया है, आज समझते हैं निरक्षीय स्थिति। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए एक हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया, जैसे कि यहाँ पे हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया जिसमें दो आवेश, एक ठो हो गया माइनस का Q और एक ठो प्लस का Q है और ये अल्पतम दूरी पर स्थित है। दोस्तों, अल्पतम दूरी का हम लोग मानते हैं 2L। कितना मानते हैं दोस्तों? 2L मानते हैं। अगर हम लोग इसके मध्य बिंदु को O मान लें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर ये O है तो O से माइनस Q की दूरी हो जाएगी L और O से प्लस Q की दूरी भी हो जाएगी L, क्योंकि दोस्तों L और L जोड़ेंगे तभी तो 2L होता है। ये सिंपल सी बात है वैद्युत द्विध्रुव की। अब अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में अगर कोई बिंदु था तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। लेकिन अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक कोई बिंदु हो, लंबार्धक का मतलब कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के ऊपर, यानी दोस्तों लंब के रूप में, लंब किसको बोलते हैं कि अगर कोई रेखा है तो उसके बीचों बीच अगर कुछ इस प्रकार से कोई बिंदु हो गया, इसको बोलते हैं लंबार्धक। तो अगर इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबार्धक अगर कोई बिंदु हमने यहाँ पे P ले लिया, इसका नाम दोस्तों हम लोग P रखते हैं, जो कि O से R दूरी पर स्थित है। इसके बीच की दूरी को हम लोग R मान लेते हैं। अब दोस्तों इसी बिंदु पर यानी कि P पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दोस्तों, हम लोग इस बिंदु P से माइनस Q की बीच की दूरी देखें तो हो जाएगा ये वाला, और P से प्लस Q की बीच की दूरी हो जाएगी कुछ ये वाला। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि इन लोग का नाम रख दें। मान लीजिए इस बिंदु का नाम रखते हैं A और इस बिंदु का नाम रख लेते हैं दोस्तों B। अब यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो माइनस Q के कारण भी होगा और प्लस Q के कारण भी होगा। तो जो प्लस Q के कारण होगा दोस्तों वो होगा इस साइड, यानी कि इधर होगा, और इसको मान लेते हैं दोस्तों E1। और जो माइनस Q के कारण होगा दोस्तों उसकी दिशा इधर होगी और इसको हम लोग मान लेते हैं E2, यानी कि माइनस Q की जो दिशा होगी वैद्युत क्षेत्र की इस साइड होगी। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो इसका परिणामी तीव्रता होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच में होगा, जिसको हम लोग कुछ इस प्रकार से इधर लिख लेते हैं और इसको मानते हैं दोस्तों E, यानी कि E1 और E2 का जो परिणामी तीव्रता होगा दोस्तों ये इन दोनों रेखाओं के मध्य में होगा, यानी कि बीच में होगा, जिसको हम लोग E मान लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ न कुछ कोण बन रहा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं भाई थीटा कोण। मान लीजिए इसको थीटा मानते हैं और इसको भी
थीटा मान लेते हैं। अब दोस्तों जो बिंदु P है, बिंदु P पर किसी एक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, दोनों के लिए होगा, यानी कि E1 के लिए भी होगा और E2 के लिए भी होगा, और इसका जो परिणामी तीव्रता होगा दोस्तों वो E हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग इस P को दो घटक में बांटते हैं, यानी कि एक लंबवत घटक, एक होता है क्षैतिज घटक। जो लंबवत घटक होगा दोस्तों उसकी दिशा इस प्रकार से हो जाएगी और एक हो जाएगा इस प्रकार से। अब समझते हैं कि जो E का जो परिणामी तीव्रता होगा दोस्तों वो हो जाएगा E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, यानी कि जो परिणामी तीव्रता होगा वो हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और लंबवत घटक में हो जाएगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। अब दोस्तों ये E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा कैसे आया है, इस डाउट को मैं थोड़ी लास्ट में क्लियर करूंगा। अभी आप केवल इतना ख्याल रखिए कि अगर हम लोग क्षैतिज घटक में बांटेंगे तो वहां पे हो जाएगा E1 cos थीटा और लंबवत घटक में होता है E1 sin थीटा। इतनी सी बात है दोस्तों। अब देखिए ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दोनों समान है, परंतु इन दोनों का दिशा विपरीत है। इस कारण से ये दोनों आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो जो P का परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो दोस्तों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा के योग के बराबर होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से बात समझ पा रहे होंगे। हमने आपको पहले बताया कि E1 sin थीटा, E2 cos थीटा कैसा है, इस बात को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए और हम लोग पूरा करते हैं, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है। या तो चलिए आपको समझा देते हैं दोस्तों। जैसे कि ध्यान दीजिए यहां पे अगर हम लोग E1 से इस पे एक लंब डालें, क्या करें दोस्तों, एक लंब डालें और यहां पे एक लंब डालें, तो यहां पे ये एक आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, और आपको पता है कि क्षैतिज को बोलते हैं cos थीटा और cos का बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो दोस्तों cos थीटा अपने जगह पे रहेगा और आधार तो हम लोग को निकालना है, और कर्ण दोस्तों E1 है। देखिए ये आपका आधार है, ये आपका लंब है जो कि हमने लंब डाला है, और ये आपका कर्ण है जो कि आपका E1 है। तो अगर हम लोग आधार को निकालेंगे तो आधार बराबर हो जाएगा, ये बट्टा में गुणा हो जाएगा, यानी कि E1 cos थीटा हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आएगा इसका परिणामी तीव्रता। और अगर आप लोग लंब के लिए निकालेंगे तो आपको पता है कि लंब के लिए साइन का प्रयोग करते हैं जो कि होता है लंब बट्टे कर्ण, और आपका आ जाएगा E1 sin थीटा और E2 cos थीटा। उम्मीद है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग एक काम और कर लेते हैं, वो कौन सी काम है बताते हैं आपको। जैसे कि हम लोग बिंदु A से P के बीच की दूरी निकालते हैं। कहाँ से, बिंदु A से P के बीच की दूरी। तो ध्यान दीजिए आपको ये एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यानी कि APO, कुछ इस तरह से दोस्तों त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। इसको A बोलते हैं ये वाला, ये दोस्तों P है और ये वाला O है। अब दोस्तों जो ये वाला नीचे इसका आधार है L है, और दोस्तों ये जो है बीच की दूरी हमने आपको R बताया था, और ये वाला हम लोग को निकालना है। तो दोस्तों ये वाला कर्ण है, और आपको पता है कि कर्ण के बराबर होता है दोस्तों लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर होता है कर्णी के अंदर, आधार का स्क्वायर।
तो लंब दोस्तों कितना है, आर है और आधार है एल, यानी कि दोस्तों हो जाएगा एल स्क्वायर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करड़ी के अंदर। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आपका ए और पी का बीच का जो दूरी होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। और दोस्तों अगर इधर इतना है तो P से B के बीच की दूरी भी इतना ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों भुजाएं समान है। उम्मीद है कि आपको सभी बातें अच्छे से क्लियर हो गई है। अब दोस्तों आप लोग कैसे लिखेंगे उस बात को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको समझाते हैं दोस्तों। जैसे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या दोस्तों, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोस्तों मैं थोड़ा चेक कर लूं कैमरा चालू है कि नहीं है। दोस्तों चालू है, देखिए मिलकर बना है। कभी कभी क्या होता है कि हम कैमरा को चालू करना ही भूल जाते हैं और सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। ध्यान दीजिए, से मिलकर बना है जिसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक लंबार्धक बिंदु, दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लंबार्धक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों कहीं कहीं मात्रा गलत लिखा जा रहा है और मेरे को पता भी चल जा रहा है कि कहाँ गलत लिखा रहा है, बट टाइम ज़्यादा लगने की वजह से मैं मिटा नहीं रहा हूँ, तो आप माफ़ कीजिएगा। तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दोस्तों ये बातें हमने आपको लिख करके बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों, हम चाहते हैं ना कि इसको एक बार पूरा मिटा लें, ये पूरा जो हमने लिखा है, क्योंकि मैं आपको ये चाह रहा था कि आपको लिखना कैसे है आप ये जान जाओ, फिर आपको हम शुरुआत से ही बताते हैं कि अब आप डेरिवेशन को कैसे करेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि डेरिवेशन को कैसे हल करना है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है दोस्तों E1, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दोस्तों, E1 है ना। तो आपको पता है कि जो E1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, क्यू बट्टा जो आर है दोस्तों बी और पी के बीच की दूरी होगा। तो ये जो बीच की दूरी है कितना है दोस्तों, ये वाला है, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कड़ी के अंदर,
जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि ये दोनों दोस्तों बराबर है, तो लिखेंगे करड़ी के अंदर आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और इसके बाहर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसको अगर चाहे आप तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं या मत मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि दोस्तों कितना है, E2 है ना। तो आप बताइए E2 का मान कितना हो जाएगा। तो भाई E2 का मान भी जितना होगा आपको बताते हैं, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर होगा ना, Q बटे आर स्क्वायर जो कितना होगा दोस्तों, करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब बात यह है दोस्तों कि आपको निकालना है परिणामी तीव्रता। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि जो परिणामी तीव्रता होगा वो केवल E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा होगा, जो कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा समान परंतु विपरीत होने के कारण निरस्त हो गए थे। तो परिणामी तीव्रता जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, E बराबर E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, यानी कि E बराबर E1 कॉस थीटा है। तो E1 का मान कितना दोस्तों, E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे करड़ी के अंदर है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर और दोस्तों बाहर में भी स्क्वायर है और हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, यानी कि दोस्तों E2 का मान भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर जो कि दोस्तों करड़ी के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बाहर में स्क्वायर और कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं ये दोनों के दोनों बराबर हैं, जिसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इसको अगर आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर करड़ी के अंदर रहेगा और इसके बाहर स्क्वायर करेंगे और दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉस थीटा। यानी दोस्तों ये दोनों बराबर हैं तो 1 और 1 हो जाएंगे 2। तो आप 2 चाहे यहाँ लिख लीजिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख लिया है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों। अब ख्याल रखिएगा आगे कैसे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर से जो करड़ी है वो वाला ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर से करड़ी खत्म हो चुका है। और दोस्तों है 2 कॉस थीटा, यानी दोस्तों 2 लिखते हैं और कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब ध्यान दीजिए कॉस थीटा का वैल्यू कैसे पुट करेंगे। जैसे कि आपको पता दोस्तों कि कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखिए आधार कितना दोस्तों, आधार दोस्तों L है और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण ये वाला हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा तो इस त्रिभुज में कर्ण ये वाला है, आधार ये वाला है। तो क्या होगा कि जो आधार होगा, आधार दोस्तों L हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण ये वाला हो जाएगा, जो कि दोस्तों करड़ी में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। करड़ी में आर स्क्वायर
प्लस का एल स्क्वायर है। अब दोस्तों इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। इसके बाद आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ ध्यान दीजिएगा 2QL, इसको हम लोग एक जगह कर लेते हैं 2QL, और बटा में दोस्तों क्या करते हैं कि इस आर स्क्वायर और एल स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और इसको लिख लेते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके अगर करड़ी हटाएंगे तो करड़ी हटाने के लिए आपको घात में 1/2 लिखना पड़ता है। सिंपल से दोस्तों बात है। अब देखिए अगर इसके घात में कुछ नहीं है दोस्तों तो 1 होता है भाई ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए 5 लिखा है तो 5 के घात में कुछ नहीं तो दोस्तों 1 छुपल रहता है। तो उसी प्रकार से इसके घात में 1 है और इसके घात में कितना दोस्तों 1/2 है। तो आपको पता है एक बात और कि यहाँ पे दोनों का घात जुट जाएगा, जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2QL को दोस्तों P बोलते हैं। क्या आपने पहले पढ़ा है कि P बराबर 2QL होता है, जिसमें इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे P, और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसके घात में हो जाएगा 3/2। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही है। अब दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इसके नीचे लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों थोड़ा कैमरा फ़ोन से हो रहा है तो पूरा स्क्रीन में नहीं आता है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इधर मिटा लूँ। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हो जाएगा E बराबर कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और P बटे, यहाँ दोस्तों जो आपको पता है वो ये पता है कि जो L का मान होता है वो R की अपेक्षा एकदम कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो R का मान होता है दोस्तों यल से काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि नहीं के बराबर ही एल का मान होता है। इसलिए हम लोग एल को छोड़ देते हैं तो हम लोग का हो जाएगा आर के घात में 2 और इसके पावर में 3/2। तो हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और पी बटे आर के घात में दोस्तों हो जाएगा 3। ऐसा कैसे हो गया ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आर के पावर 2 है और घात में 3/2 है ना, तो दोस्तों घात गुणा करता है तो दोस्तों 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से आर घात में 3 बचेगा। तो ये दोस्तों आपका हो गया फाइनल रिजल्ट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव कारण निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है दोस्तों वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P बट्टे RQ। अगर दोस्तों निर्वात में हो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कांस्टेंट K का मान 1 हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बट्टे RQ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके शेयर और लाइक से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को काम करने का थोड़ा एक जोश मिलता है दोस्तों, और आपको इसमें पैसा तो लगता नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।